आज का हमारा टॉपिक है गयासुद्दीन तुगलक। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो आज हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का जो आरंभिक नाम था वो गाज़ी मलिक था। वह एक साधारण परिवार से संबंधित था। उसका जो पिता था वह बलबन का दास था और माता लाहौर के एक जाट वंश से संबंधित थी। गयासुद्दीन तुगलक अपने व्यक्तिगत गुणों के फलस्वरूप शीघ्र ही एक साधारण सैनिक से उन्नति करता हुआ 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय पंजाब के सूबेदार के पद पर पहुंच गया। उसने उत्तर पश्चिमी सीमा से होने वाले मंगोलों के अनेक आक्रमणों को सफलतापूर्वक पछाड़कर दिल्ली सल्तनत को एक बड़े संकट से बचाया, इसलिए इसकी गणना राज्य के प्रमुख अमीरों में होने लगी। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी मुबारक शाह के शासनकाल में उसका प्रभाव पूर्व की भांति स्थापित रहा। जब खुसरो शाह ने मुबारक शाह की हत्या करके अपने सुल्तान होने की घोषणा की तो गयासुद्दीन तुगलक यह सहन न कर पाया। उसने शीघ्र ही दिल्ली पर आक्रमण करके खुसरो शाह को पराजित कर दिया और उसे यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात गयासुद्दीन तुगलक ने यह घोषणा की कि यदि अलाउद्दीन खिलजी के वंश से संबंधित कोई व्यक्ति जीवित हो तो वह शीघ्र उपस्थित हो ताकि उसे सुल्तान घोषित किया जा सके। क्योंकि इस वंश के सभी व्यक्ति मारे जा चुके थे, इसलिए अमीरों ने उसे सर्वसम्मति से दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। वह 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। उसने 1325 ईस्वी तक शासन किया। नंबर 1 है गयासुद्दीन तुगलक की कठिनाइयाँ। 1320 ईस्वी में जब गयासुद्दीन तुगलक सिंहासन पर बैठा तो उसके सम्मुख बहुत सी कठिनाइयाँ विद्यमान थी। राज्य में चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। इस स्थिति का लाभ उठाकर बंगाल और वारंगल के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। मंगोल भी अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ऐसे ही स्वर्ण अवसर की तलाश में थे। सुल्तान की शक्ति का दबदबा समाप्त हो चुका था। राज दरबारी अनेक गुटों में विभाजित थे तथा राज दरबार षड्यंत्रों का अड्डा बन चुका था। इसके अतिरिक्त राज्यकोष पूर्णतः रिक्त था। ऐसी जटिल कठिनाइयों के बावजूद गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत साहस से काम लिया। उसने न केवल इन समस्याओं का बड़ी सूझबूझ से समाधान किया, अपितु दिल्ली सल्तनत को भी शक्तिशाली बनाया। अगला है गृह नीति तथा प्रशासनिक सुधार। नंबर 1 है अमीरों को प्रसन्न करना। गयासुद्दीन तुगलक बहुत दूरदर्शी था। उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सर्वप्रथम अमीरों को प्रसन्न करने की नीति अपनाई। उन्हें उनके पुराने पदों पर बने रहने दिया गया। केवल उन कुछ अमीरों को दंड दिए गए जिन्होंने सुल्तान के विरुद्ध अपना विरोध जारी रखा। उसने उन अमीरों की जागीरें लौटा दी जिनकी जागीरें अलाउद्दीन खिलजी के समय छीन ली गई थी। उसने खिलजी वंश से संबंधित विवाह योग्य लड़कियों के उच्च घरों में विवाह करवाए। वृद्ध महिलाओं को निर्वाह के लिए जागीरें और पेंशनें दी गई। सुल्तान के अयोग्य कर्मचारियों को पदच्युत करके उनके स्थान पर बड़े योग्य और ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए। सुल्तान ने अपने इन यत्नों के फलस्वरूप राज्य के अमीरों के दिल जीत लिए, अतः उन्होंने सुल्तान को प्रत्येक संभव सहयोग दिया। नंबर 2 है राजकोष भरना। गयासुद्दीन तुगलक जिस समय सुल्तान बना तो उस समय राजकोष लगभग पूर्णतः रिक्त हो चुका था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए और जन कल्याण के निर्माण कार्यों के लिए कोष का होना अत्यावश्यक था। इसलिए सुल्तान ने राजकोष को पुनः भरने की ओर विशेष ध्यान दिया। इसलिए उसने एक घोषणा के द्वारा उन सभी लोगों को वह धन वापस करने का आदेश दिया जिन्हें यह धन खुसरो शाह ने सुल्तान बनने के पश्चात लुटाया था। कुछ लोगों ने स्वयं यह धन सुल्तान को लौटा दिया। जिन लोगों ने कुछ आनाकानी की उनसे यह धन बलपूर्वक प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार शेख निज़ामुद्दीन औलिया को छोड़कर जिसने यह धन आगे निर्धनों में बांट दिया था, अन्य सभी लोगों से धन वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने कृषि के व्यवसाय को प्रोत्साहित करके राज्य की आय में वृद्धि की। इन प्रयत्नों से राज्यकोष में वृद्धि होनी आरंभ हो गई। तीसरा है कृषि सुधार। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के फलस्वरूप कृषकों की दशा बहुत दयनीय हो गई थी। उन्हें उपज का न केवल आधा भाग अपितु अनेक अन्य कर सरकार को देने पड़ते थे। राज्य कर्मचारी इन करों को बहुत निर्दयतापूर्वक वसूल करते थे।
इस कारण अनेक कृषक इस व्यवसाय को छोड़ने के लिए विवश हो गए। इसका राज्यकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। गयासुद्दीन तुगलक इस बात से भली भांति परिचित था कि साम्राज्य की समृद्धि कृषकों की समृद्धि पर निर्भर करती है, इसलिए उसने कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष यत्न किए। उसने भू राजस्व की दर कम करके 1/3 से 1/5 के मध्य कर दी। इसके अतिरिक्त कृषकों से वसूल किए जाते अन्य गैर कानूनी करों को समाप्त कर दिया गया। कृषकों को नई भूमि के अंतर्गत लाने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। सिंचाई के साधनों को अधिक विकसित किया गया। राज्य के कर्मचारियों को ये निर्देश जारी किए गए कि वे लगान वसूल करते समय कृषकों पर किसी प्रकार की कड़ाई न करें। इन सभी यत्नों के परिणामस्वरूप कृषि के व्यवसाय को एक नया प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। चौथा है न्याय संबंधी सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के दुर्बल उत्तराधिकारियों के अंतर्गत न्याय व्यवस्था बिल्कुल क्षत विक्षत हो चुकी थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसने दीवानी कानूनों से संबंधित एक विधान तैयार करवाया। यह विधान इस्लामी कानूनों पर आधारित था। लोगों को शीघ्र न्याय देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण शहरों एवं नगरों में अधिक काजी नियुक्त किए गए। उसने अपराधियों को दिए जाने वाले कुछ अमानवीय दंडों को भी समाप्त कर दिया। सुल्तान की न्याय व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए विख्यात समकालीन इतिहासकार बर्नी लिखता है, तुगलक शाह के शासनकाल में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। पांचवा है सैनिक सुधार। गयासुद्दीन तुगलक स्वयं एक वीर योद्धा और अनुभवी जर्नैल था, इसलिए उसने सैनिक व्यवस्था को सुधारने में विशेष रुचि ली। उसने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित सैनिकों का हुलिया रखने एवं घोड़ों को दागने की प्रथाओं को पुनः प्रचलित किया। सैनिकों के वेतन में वृद्धि की गई और उसे समय पर देने के आदेश जारी किए गए। सैनिकों को आधुनिक शस्त्र देकर उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाया गया। मंगोलों के आक्रमण से साम्राज्य की सुरक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा पर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सैनिकों को नियुक्त किया गया। अनुशासन भंग करने वाले सैनिकों को कठोर दंड दिया जाता था। सुल्तान के इन सुधारों के फलस्वरूप एक शक्तिशाली सेना की स्थापना की जा सकी। छठा है अन्य सुधार। ऊपर लिखित सुधारों के अतिरिक्त गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत से अन्य सुधार भी लागू किए। यातायात के साधनों को अधिक विकसित किया गया। अनेक नई सड़कों एवं पुलों का निर्माण किया गया। डाक व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य भर में अनेक नई डाक चौकियां स्थापित की गई। सिंचाई साधनों को विकसित करने के लिए अनेक नई नहरों का निर्माण किया गया। शाही व्यय को पहले से कम किया गया। इस धन से निर्धनों की सहायता की जाती थी। सातवां है कला एवं साहित्य का संरक्षक। गयासुद्दीन तुगलक न केवल एक योग्य शासन प्रबंधक ही था, अपितु कला एवं साहित्य का महान संरक्षक भी था। उसने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक एक दुर्ग बनवाया, जिसमें अनेक भवनों का निर्माण किया गया। इन भवनों में उसके द्वारा बनवाया गया अपना मकबरा सर्वाधिक विख्यात था। सुल्तान ने अपने दरबार में अनेक विख्यात विद्वानों को संरक्षण दिया हुआ था। इनमें से अमीर खुसरो का नाम विख्यात था। उसने तुगलकनामा नामक पुस्तक लिखकर सुल्तान के नाम को इतिहास में अमर कर दिया। आठवां है धार्मिक नीति। गयासुद्दीन तुगलक के चरित्र पर केवल एक धब्बा था। धार्मिक नीति, उसकी चरित्र पर जो एक धब्बा था, वह धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने राज्य के हिंदुओं के प्रति बहुत कठोर रवैया अपनाया। उसने हिंदुओं के पास धन एकत्रित न होने दिया ताकि वे विद्रोह के विषय में न सोच पाए। इसके बावजूद उसने अपने आक्रमणों के दौरान न तो हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट किया और न ही उनकी मूर्तियों को तोड़ा। अपने निजी जीवन में गयासुद्दीन एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसकी इस्लाम के नियमों में गहरी आस्था थी। वह मदिरापान, जुआ, संगीत, नृत्य तथा व्यभिचार आदि का घोर विरोधी था। उसे संतों एवं फकीरों की संगति प्रिय थी। तो एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में खासकर पूछा जाता है कि तुगलकनामा किसने लिखा था, या आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसका आंसर आपको देना अमीर खुसरो। ये याद रखना है कि अमीर खुसरो ने तुगलकनामा पुस्तक लिखी थी, जिसमें सुल्तान के नाम को इतिहास में अमर किया गया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और ये पहले भी पूछा जा चुका है।
फिर तीसरा है विदेश नीति। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात उसका विशाल साम्राज्य क्षत विक्षत होना आरंभ हो गया था। बंगाल और वारंगल के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ऐसे समय गियासुद्दीन तुगलक ने सूझबूझ से काम लिया। उसने निम्नलिखित विजय प्राप्त करके न केवल दिल्ली सल्तनत के पतन को ही रोका अपितु इसकी सीमाओं में अधिक विस्तार भी किया। नंबर 1 है वारंगल की विजय 1321-23 ईस्वी। वारंगल के हिंदू शासक प्रताप रुद्रदेव ने मुबारिक शाह के शासनकाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। 1321 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां के अंतर्गत एक विशाल सेना वारंगल को विजित करने के लिए भेजी। प्रताप रुद्रदेव ने शाही सेना का डटकर सामना किया। यह घेरा अनेक मास तक चलता रहा। इस समय के दौरान जूना खां के कुछ सरदारों ने यह अफवाह उड़ा दी कि सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई है। परिणाम स्वरूप जूना खां ने प्रताप रुद्रदेव से संधि कर ली और वह लौट आया। इस अभियान के दौरान मुसलमानों को भारी धन जन की क्षति हुई। 1323 ईस्वी में वारंगल को एक बार पुनः अपने अधीन करने के लिए सुल्तान ने जूना खां के अंतर्गत एक सेना भेजी। इस बार जूना खां ने वारंगल के दुर्ग पर बहुत जोरदार आक्रमण किया। इस आक्रमण में प्रताप रुद्रदेव पराजित हो गया। उसे बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया, पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। वारंगल का नाम परिवर्तित करके सुल्तानपुर रखा गया। दूसरा है उत्कल पर आक्रमण 1323 ईस्वी। 1323 ईस्वी में वारंगल से वापसी के समय राजकुमार जूना खां ने उत्कल उड़ीसा राज्य पर आक्रमण किया। इसका कारण यह था कि यहाँ के शासक भानुदेव द्वितीय ने शाही सेना के विरुद्ध प्रताप रुद्रदेव की सहायता की थी। यहाँ से जूना खां ने 50 हाथी और लूट का अपार माल प्राप्त किया। तीसरा है बंगाल की विजय 1325 ईस्वी। वारंगल की महत्वपूर्ण विजय से गियासुद्दीन तुगलक की सेनाओं का प्रोत्साहन बहुत बढ़ गया। अब सुल्तान ने बंगाल पर अधिकार करने की ओर ध्यान दिया। उस समय बंगाल का सिंहासन प्राप्त करने के लिए गियासुद्दीन, शिहाबुद्दीन और नासिरुद्दीन नामक 3 भाइयों के बीच संघर्ष चल रहा था। गियासुद्दीन तुगलक इस स्वर्ण अवसर से लाभ उठाना चाहता था। इसी समय नासिरुद्दीन ने सुल्तान से सहायता का निवेदन किया। सुल्तान शीघ्र एक विशाल सेना लेकर 1324 ईस्वी में बंगाल की ओर बढ़ा। उसने गियासुद्दीन को, जिसने शिहाबुद्दीन को पराजित करके अपने सुल्तान होने की घोषणा कर दी थी, को लखनौती में हुए एक घमासान युद्ध में कड़ी पराजय दी। नासिरुद्दीन को बंगाल का नया शासक घोषित किया गया। उसने सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार बंगाल पर सुल्तान का अधिकार हो गया। चौथा है तिरहुत की विजय 1324 ईस्वी। बंगाल से दिल्ली की ओर लौटते हुए सुल्तान गियासुद्दीन ने तिरहुत मिथिला पर आक्रमण कर दिया। यहाँ का शासक हरि सिंह मुकाबला किए बिना ही नेपाल की ओर भाग गया। इस प्रकार सुल्तान का तिरहुत पर सफलतापूर्वक अधिकार हो गया। पांचवा है मंगोलों का आक्रमण 1324 ईस्वी। 1324 ईस्वी में मंगोलों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण कर दिया। सुल्तान के सैनिकों ने इन मंगोलों का डट कर सामना किया तथा उन्हें कड़ी पराजय दी। बहुत से मंगोलों को बंदी बना लिया गया और उन्हें दिल्ली में बड़े कठोर दंड दिए गए। लास्ट है गियासुद्दीन तुगलक की सफलताओं का मूल्यांकन। दिल्ली सल्तनत के संगठन और विस्तार में गियासुद्दीन तुगलक ने बहुत महत्वपूर्ण देन दी। यद्यपि उसने 5 वर्ष तक शासन किया, तथापि अल्पकाल के दौरान ही उसने अपने योग्य प्रबंधक होने का प्रमाण दिया। उसने सर्वप्रथम राज्य में फैली हुई अराजकता को दूर किया। इस संबंध में उसने अमीरों का सहयोग प्राप्त किया। राज्यकोष की स्थिति को सुधारा गया। न्याय व्यवस्था को अधिक कुशल बनाया गया। अमानवीय दंडों को समाप्त कर दिया गया। सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। डाक व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। कला एवं साहित्य को संरक्षण दिया गया। उसने वारंगल, बंगाल और तिरहुत के प्रदेशों पर अधिकार करके दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार किया। उसने मंगोलों को कड़ी पराजय देकर दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा को बनाए रखा।